स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, अब आज सबसे पहले तो आपका स्वागत करना बनता है हमारे एक नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक क्लासेस। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, एक क्लासेस। ओके, सो पार्टनरशिप हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 पार्टनरशिप आज हम लोग कवर करेंगे। बोर्ड्स एग्जाम आपके अप्रोच कर रहे हैं, उसी के परसेप्शन से हम लोग अपनी ये सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट के आने की वजह से ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, सो यहाँ पे हम कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे फॉर पार्टनरशिप। चलिए जल्दी से लेक्चर पे देखते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट किस तरीके से पेबल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि पार्टनर्स जो भी पैसा हमारे फर्म में से विड्रॉ करता है, उस विड्रॉ के ऊपर पार्टनर्स को कुछ पैसा देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। उसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में पार्टनर्स जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर कंपनी या फर्म, ठीक है, उसे क्या देगी, कुछ इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कैसे आपको ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने अगर किसी भी पर्सन को XYZ पर्सन को कुछ पैसा लोन के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो सामने वाला अगर उस पैसे को यूज़ कर रहा है तो उसके यूज़ के अगेंस्ट पे वो आपको कुछ क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, कुछ मनी देगा या कुछ रिवॉर्ड देगा, ठीक है। उसी तरीके से अब आगे देखते हैं सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर के बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखिए, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या है यहाँ पे कि पार्टनर ने फर्म को अगर कोई भी लोन देके रखा हुआ है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो उस लोन के ऊपर पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। और ये इस पे जो भी रेट ऑफ परसेंटेज ROI जो भी रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज पर पार्टनरशिप डीड ही दिया जाता है। पार्टनरशिप डीड पे जो भी चीज़ मेंशन होगी, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पे करेंगे। इन केस अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको 6% के अकॉर्डिंग, 6% पर एनम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सालाना उसे 6% का ब्याज फर्म को, पार्टनर को देना ही पड़ेगा। ये फर्म के लिए एक लॉस ट्रीट होगा। चलिए आगे देखते हैं। और पार्टनर्स एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स एक बार क्लोज होने के बाद उसमें जो एडजस्टमेंट्स होंगे उनके क्वेश्चंस हम आगे सीरीज में चेक करेंगे। ये जो स्टार्टिंग का लेक्चर्स हैं ये आपके फंडामेंटल के ऊपर है। आगे आने वाली सीरीज इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम पूरी ही पार्टनरशिप आपकी कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस को ही कंप्लीट कर लिया जाए बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इस जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा क्या है, बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका, कि आपने PL अकाउंट के बारे में तो सुना ही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने प्रॉफिट निकालना सीखा था, ठीक है। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। अब इसके बाद एक सेकंड स्टेज आती है, ये फर्स्ट स्टेज था, ठीक है, ये इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, सेकंड स्टेज है इसकी एक PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इस अकाउंट को बनाया जाता है ताकि हम प्रॉफिट को बांट सके हमारे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि PL एप्रोप्रिएशन क्या होता है तो आप सिंपली यही बताएंगे सामने वाले को। आगे हम ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। पार्टनरशिप डीड अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कवर करेगी, जल्दी से इसको देखते हैं। नेम ऑफ फर्म एंड द पार्टनर्स, ठीक है, हमारी फर्म का नाम क्या है और हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है। पार्टनरशिप कब शुरू हो रही है, कितने टाइम के लिए आप अपना बिजनेस करने वाले हैं, कितना पैसा हर एक पार्टनर लेके आने वाला है, ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर विड्रॉ करेगा अपने बिजनेस फर्म से, ठीक है। उसकी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा पैसा कोई पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकता, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट,
कितना दिया जाएगा पार्टनर को, जिसे हम आईओसी के नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कौन देता है? ये फर्म देता है। किसे? पार्टनर को देता है, बिकॉज पार्टनर कुछ पैसा लेके आ रहा है फर्म के पास एंड फर्म उस पैसे को यूटिलाइज करके प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो फर्म उस पैसे के अगेंस्ट पे कुछ इंटरेस्ट देगा और ये कौन सा रेट रहेगा? ठीक है, ये एज पर पार्टनरशिप डीड रहेगा। ठीक है, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम आईओसी को नहीं देंगे, क्लियरली नहीं देंगे। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेशियो इन विच पीएल प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड, मतलब पीएसआर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पीएसआर को मेंशन करा जाता है पार्टनरशिप डीड में कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जो भी होने वाला है उसको किस हिस्से में हम उसका बंटवारा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, किसी पार्टनर को अगर कोई सैलरी दी जाएगी तो उसके बारे में मेंशन होगा, ईयरली, हाफ ईयरली या मंथली। ठीक, जो पार्टनर्स की ड्यूटीज़ होंगी उसके बारे में डिस्कस हुआ होगा यहाँ पे कि कौन सा पार्टनर की ड्यूटी या लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन क्या बनती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुडविल को कैसे वैल्यूएट करना है। जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? फर्म को एक नए सिरे से शुरुआत करना या फिर शुरुआत में जब फर्म को शुरू करा जा रहा है उस समय हमारे फर्म में गुडविल का रीवैल्यूएशन अगर होता है तो उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस का क्या करा जाएगा या कौन से रेशियो में बांटा जाएगा। प्रोसीजर क्या रहेगा? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ये चैप्टर भी है, इसके ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे कि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे क्या क्या ड्यूज देने हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पार्टनर्स को देने हैं हमें। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना हम देंगे, असेट में हम कितना हिस्सा देने जा रहे हैं, प्रॉफिट कितना उसको हम देंगे। ठीक है, ठीक, या फिर कोई रिजर्व है तो रिजर्व को किस तरीके से हम बांटेंगे। ठीक है, और कोई भी ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हम किस तरीके से चार्ज करने वाले हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, basis of determination of the executors or of a deceased partner and the method of payment। इसका मतलब क्या है? इन केस अगर कोई पार्टनर डिसीज हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके एग्जीक्यूटर को हम किस हिसाब से पैसा देंगे, और पैसा नहीं दे पाएंगे अगर लोन के फॉर्म में उस पैसे को हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो उस लोन पे कितना ब्याज हम देंगे सालाना। ठीक है, ये चीज़ मेंशन होगी वहाँ पे। और ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? द पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, वो व्यक्ति जो अपने कर्ज को पूरा ना कर सके, पे ना कर पाए। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है उस पार्टनर की, तो हम उस लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, इसके बारे में बात होगी। प्रोसीजर क्या है? ये सारी चीज़ें मेंशन कहाँ पे होती हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, जनरली तो हम आर्बिट्रेटर को पहले अपॉइंट करते थे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो आर्बिट्रेटर का मतलब आर्बिट्रेटर का कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है। आर्बिट्रेटर वो पर्सन होता है जब भी कोई किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करा जाता है, वही फैसला करवाता है दोनों ही पार्टनर्स में। ठीक है, वैसे तो पार्टनरशिप डीड में अगर सब चीज़ें मेंशन होंगी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग तो हमें किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं बुलाना पड़ेगा। और अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और उनको ऑडिट कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन कहाँ पे होगी? पार्टनरशिप डीड के ऊपर। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए अगर कह रहा है पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब हम क्या क्या करेंगे, फटाफट इसको देखते हैं हम लोग। पार्टनरशिप डीड नहीं होने पे हम अपने पीएसआर को इक्वली बांटेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब इक्वली बांटेंगे तो ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? तो ये सेक्शन 13B के अंदर कवर्ड है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 13 सब सेक्शन बी पार्ट में ये चीज़ मेंशन है कि इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, अगर कोई भी समझौता नहीं है किसी तरीके का, तब हम शेयर्स को बराबरी से बांटेंगे। अंडरस्टूड? अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने आपसे कहा था ना, प्रॉफिट ही नहीं होगा, अगर कोई डीड ही नहीं होगी, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, आप कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, आपको कुछ नहीं देना है। आईओसी नहीं दिया जाएगा, जो आईओसी होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे नहीं दिया जाएगा। और ये कौन कहता है? ये हम नहीं कहते हैं, ये सेक्शन 13 कहता है, सब सेक्शन सी पार्ट कहता है इसका। ठीक है, और बी वाले पार्ट में हमने क्या सीखा था? सेक्शन
13 बी पार्ट में हमने क्या सीखा था? बी पार्ट कह रहा था कि प्रॉफिट को बराबर बांटिए। सी पार्ट कह रहा था कि कोई भी आईओसी नहीं देना है। आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस जो होगा, देखिए ये तो 6% के हिसाब से देना ही पड़ेगा। अगर हम किसी आउटसाइडर से कोई भी पैसा लेते हैं, ठीक है, भले यहाँ पे पार्टनर ने पैसा क्यों ना देके रखा हुआ है, ठीक है, तो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। पार्टनर को तो ब्याज मिलना ही चाहिए, ठीक है, उसने पैसा लगाया है। और कितना इंटरेस्ट हम देंगे? 6% के अनुसार हम उस पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, और ये इसका सेक्शन देख लीजिएगा प्लीज, सेक्शन 13 सब सेक्शन डी, ठीक है, ये इसका सेक्शन है। ये ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे इस बार जो पैटर्न आया है बोर्ड्स का उसमें पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन रिपोर्ट होता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईच एंड एवरी मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत आसान, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। सैलरी टू अ पार्टनर, नो रेम्यूनरेशन विल बी गिवन, कुछ पैसा, कोई सैलरी, कुछ नहीं देना आपको। सेक्शन देख लीजिएगा इसका, सेक्शन 13A, ठीक है। तो इन जेस अगर इन जनरल हम बात करें तो अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी? हमने यही सीखा कि कुछ भी नहीं देना है, देना क्या है और एक्चुअल में होना क्या है। तो सिंपल सी बात है कि पीएसआर जो होगा वो इक्वल बट जाएगा, ठीक है ना, यही बात हुई ना। पीएसआर को आप बराबर से बांट लेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे के रखा हुआ है तो उस लोन पे उसको 6% का ब्याज देंगे, 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे देंगे। दैट्स इट, खत्म कर, और कुछ नहीं आपको इसमें ध्यान में रखना। आपको बस खाली सेक्शंस का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन ABCD करके ऐसे सारे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो, जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। अभी हम आपसे बात कर रहे थे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जनरली बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब ये एक नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है हमें? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है सारे खर्चों को और नुकसान को आप डेबिट साइड में प्लेस करेंगे। डेबिट साइड इधर वाली होती है ना, ठीक, और सारे इनकम को और गेन्स को आपको क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये अकाउंट पूरा इसी को फॉलो करता है। अब देखते हैं, चलिए जल्दी से। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सारे अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं? अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाती है। तो फर्म के लिए खर्चा क्या हो जाएगा? अब देखिए फर्म के लिए खर्चा क्या क्या चीज़ें हैं। फर्म अपने पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें देगी, वही उसका खर्चा है। पहला तो आईओसी देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। फर्म में जो भी पैसा पार्टनर लेके आ रहा है ना, उसके ऊपर ब्याज कौन देगा? फर्म देगा। तो ये आईओसी हो गया पहला। जैसे यहाँ पे दो पार्टनर अज्यूम करे गए तो पार्टनर ए को और पार्टनर बी को। रिजर्व, अगर हम कोई रिजर्व बना रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा रहे हैं अपने लिए आगे यूज़ करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। पार्टनर्स के लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे क्या लिखते हैं? स्टार्टिंग इसकी देखिए यहाँ पे इस साइड से होगी। शुरुआत में हम सबसे पहले इस अमाउंट, इस प्रॉफिट को मेंशन करते हैं यहाँ पे। जितना भी प्रॉफिट आता है ये कहाँ से लेके आते हैं? ये हम PL अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1,20,000 रुपये प्रॉफिट आया। अब इसके बाद आप सारे खर्चे लिख के, ठीक है, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे A और B में, ठीक है। और यही चीज़ उठ के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ PL अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? अभी तो हमने बात करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। अब यहाँ पे आ गया PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप यही सोचेंगे कि सर PL अकाउंट को जानने की क्या जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि PL अकाउंट में से तो प्रॉफिट दिया ही होगा, ठीक, और हमने उस प्रॉफिट को वहाँ पे ट्रांसफर कर लिया PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि आप PL एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको नेट प्रॉफिट ना दिया जाए, ठीक। या फिर अब आप कभी कभार वहाँ पे लिखा भी नहीं रहता कि ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट ही है। तो इस केस में हम कैसे जानेंगे? यहाँ पे गलती हमसे ना हो तो इस केस में हम कैसे जानेंगे? देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स में से, ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी दिखता है तो आप तुरंत क्या करेंगे? PL अकाउंट बनाएंगे। इसमें पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस, ठीक है।
मतलब पार्टनर ने फर्म को अगर कोई लोन दे के रखा हुआ है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे हो रहा है तो मैनेजर का कमीशन और रेंट, ये 3 चीज़ें क्या हैं, ये 3 चीज़ें हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ये एक लीगल लाइबिलिटी है, ये देना ही पड़ेगा, मैंडेट लाइबिलिटी है, मतलब इसको तो आपको पे करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यही पे करेंगे, तो इसके लिए आप पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट में आपको इन तीनों ही चीज़ों में से अगर तीनों दी हैं तो आपको तीनों मेंशन करना है या फिर कोई एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ जल्दी से, पीएल अकाउंट आपने जैसे यहाँ पे बनाया और यहाँ पे आपको दिया जाएगा बाय प्रॉफिट, जो भी आपको जनरल प्रॉफिट दिया जाएगा, मान लीजिए 1,20,000 रुपये ही मानते हैं, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर मान लीजिए मैनेजर कमीशन, ठीक है, 1,000 रुपये दिया गया है या 20,000 या 10,000, कुछ भी ले लेते हैं XYZ, या रेंट टू अ पार्टनर, तो मान लीजिए रेंट दिया है जैसे, तो लिखेंगे टू रेंट टू अ पार्टनर। मान लीजिए बी को हम रेंट दे रहे हैं, बी की जगह यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बी को हम रेंट दे रहे हैं 5,000 रुपये का, ठीक है। तो अब जो नेट प्रॉफिट और बाकी दोनों चीज़ें नहीं दी हैं, अगर मैंने क्या कहा आपसे, अगर तीनों चीज़ें दी हैं तीनों को लिख लेंगे, तो फिर हम लिखेंगे टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे या फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन या फिर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी आप मेंशन करेंगे अब। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे कितना पैसा आ जाएगा, 1,15,000 रुपये, ठीक है, और दोनों साइड टोटल आ जाएगा। इस पैसे को आप ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर आपका जनरल क्वेश्चन वहां से पीएल एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। होपफुली आप अंडरस्टूड कर रहे होंगे। तो 3 चीज़ें ही आपको दिमाग में रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांसेस, मैनेजर का कमीशन या फिर रेंट पेड बाय अ पार्टनर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें वही चीज़ मैंने आपको जो बताई अभी उसको ही देखने वाली है ध्यान से। टू इंटरेस्ट टू अ पार्टनर्स, अगर कोई लोन होगा तो इधर मेंशन करेंगे। मैनेजर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर पार्टनर को रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे भी मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस साइड में बाय प्रॉफिट लिखेंगे और इन तीनों चीज़ों को लिख के, अगर तीनों चीज़ें दी हैं, मान लीजिए कोई एक ही चीज़ दी है तो यहाँ पे सिर्फ एक केस अपडेट करेंगे और फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे वो पैसा आ जाएगा और इसको उठा के आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्ट्स आते हैं, पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और है दूसरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पहला क्या है फ्लक्चुएटिंग और दूसरा है फिक्स्ड। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर एक बहुत साधारण सा है कि एक जगह पे जो कैपिटल है वो ना वो स्थिर नहीं है, ठीक है। कैपिटल क्या है, डायनामिक नेचर की है। डायनामिक नेचर का मतलब क्या है, दैट कीप्स ऑफ चेंजिंग, ठीक है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा बदलती ही रहती है। मान लीजिए आज पार्टनर कह रहा है 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अब वो 5 लाख के बाद 1 लाख रुपए निकाल ले रहा है 2-3 महीने के बाद, फिर 2-3 महीने के बाद अगले आपको 1 लाख रुपए और लेके आ रहा है। तो इससे वो अपनी कैपिटल को फिक्स नहीं रख रहा है, फ्लक्चुएट हो रही है कैपिटल, उसमें आ रहा है जा रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सारा प्रॉफिट भी वो कह रहा है हम उसी अकाउंट में रखना चाहते हैं। तो इस केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का माना जाएगा। फिक्स्ड केस में हम क्या करते हैं कि जो हमने शुरुआत में पूंजी लगा के रखी है, कैपिटल लगा के रखी है, उसे हमने फिक्स करा है और बाकी के पैसे उसे हमने फिक्स मान लिया है, और बाकी का जो भी अमाउंट है, मतलब जो उस पर होने वाली इनकम है, उस इनकम को हमने सेपरेट मेंशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं पहला फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या कहता है। देखिए When capital is fluctuating, a single account is prepared that is called partners capital account. याद रखिएगा कि जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है तो सिर्फ आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं हम उसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ खाली एक अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। बट अगर हम ये देखिए, ये कौन से केस में है, ये फ्लक्चुएटिंग केस में है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड नेचर की, अगर फिक्स्ड मेथड को हम ऑप्ट कर रहे हैं तो वहां पे 2 अकाउंट बनने वाले हैं। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा पार्टनर्स
करेंट अकाउंट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो पहला जो अकाउंट बनेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। आपको फॉर्मेट अच्छे से देखना है इसका। कैपिटल और करेंट अकाउंट में देख लिए बेसिकली जो अंतर है वो क्या है। शुरुआत में पार्टनर जो भी पैसा लेके आएगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और आपको साल में मिलने वाली इनकम्स जैसे सैलरी, कमीशन, ठीक है, आईओसी, ये सारी चीज़ें आप एक सेपरेट अकाउंट में मेंशन करेंगे, तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका नाम और ये नाम ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है तो सेम ही सेम है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए ऊपर वाले अकाउंट में अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें, फ्लक्चुएटिंग में आप शुरुआत में जो पैसा लगा रहे हैं प्लस साथ ही साथ में उस पर होने वाली कोई भी इनकम, ये आप सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में मेंशन कर रहे हैं, एक ही अकाउंट में लेकर टोटल पैसा लिख रहे हैं। तो इसमें बस इतना ही अंतर है कि वहाँ पे सारी इनकम को एक जगह पे हमने एक्यूमुलेट कर लिया है, जोड़ लिया है, और यहाँ पे हमने बाइफर्केशन कर दिया है, किसमें, फिक्स्ड में। ठीक है, तो जहाँ पे बात आएगी फिक्स की वहाँ पे बनेंगे 2 अकाउंट, जहाँ पे आएगी बात फ्लक्चुएटिंग की वहाँ पे बनेगा एक सिंगल अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ मेंशन है यहाँ पे कि फिक्स कैपिटल मेथड में आपके 2 अकाउंट बनेंगे। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होता है स्क्रीन में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, करेंट अकाउंट में देखिए क्या चीज़ मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मेंशन होगा यहाँ पे चीज़ें सारी मेंशन होगी। कैपिटल अकाउंट में क्या कह रहा है कि इन दिस अकाउंट ओनली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड विथड्रॉन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपिटल इज शोन एंड नो अदर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो हमेशा हमारा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होने वाला है। क्या मतलब समझ में आया आपको? देखिए क्वेश्चन में जब आपको कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा ना, राम एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल इज ऑन एज देयर कैपिटल ऑन 1st of April 2022 is 5 lakh and 4 lakh रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक, तो ये राम और श्याम की बात कर रहा है, तो राम और श्याम का 5 लाख और 4 लाख शुरुआत की कैपिटल है। कैसे जाना मैंने, 1 अप्रैल तारीख को देख के। मान लीजिए अगर यहाँ पे कह देता है 31 मार्च की डेट में 2022 में, ठीक है, 31 मार्च 2022 या 2023 XYZ कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, अगर 31 मार्च की तारीख का कोई भी कैपिटल दिखाएगा, ठीक है, तो इस केस में आप इस पर इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए IOC आपको दिया है 5% का, तो आप 5% में इसका डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 5 25 मीन्स 25,000 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। बट अगर हमें ये क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा तो उस पर मैं IOC जब निकालूंगा तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, और IOC हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर देखिए क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो कर रहा है मेथड को या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को। अगर वो फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहा है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड जो भी आपको मतलब गिवन होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको गिवन होगा उसमें आप ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ऐड कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल जो होगा उसे हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एट द बिगिनिंग आ जाएगा। अंडरस्टूड? ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मेट को, इस पैटर्न को, ठीक है, और इसे एक जगह पे नोट भी कर लीजिएगा, खाली लेक्चर को सुनना नहीं है आपको। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले फॉर्म में सिर्फ खाली एक ही अकाउंट बनता है, फिक्स्ड में 2 बनते हैं। देखिए कैपिटल एट द एंड ये आपको गिवन होगा, क्योंकि हमें एंड वाले कैपिटल से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए IOC निकालने के लिए। ड्राइंग्स को जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी जोड़ देंगे, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, IOC को लेस करेंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी, अगर कोई प्रॉफिट दिया गया है उसे भी लेस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल एट द बिगिनिंग आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। अब जो ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा है, कौन, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है,
उसके ऊपर हम कैसे ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप इंटरेस्ट देखिए, अब ये पार्टनर देने वाला है किसे, फर्म को। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड है, पहला क्या है, प्रोडक्ट मेथड है, ध्यान से देखिए, पहला है प्रोडक्ट मेथड। ये बेसिक मेथड है ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, बट प्रेफर्ड यही रहेगा कि आप पेपर में प्रोडक्ट मेथड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बट आपको ये प्रोडक्ट मेथड पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, डेट ऑफ विड्रॉन, अमाउंट आप लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, डेट ऑफ विड्रॉन टू द एंड ऑफ ईयर। मान लीजिए अगर मैंने अप्रैल 1 को पैसा निकाला, तो अब अप्रैल 1 से साल में कितना टाइम बचा 31 मार्च तक की, तो हम लिखेंगे 12 महीने। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने मई 1 को पैसा निकाला, तो अब मेरे पास कितना समय बचेगा, 11 महीने। तो आपको रिमेनिंग टाइम पीरियड लिखना रहता है यहाँ पे। मान लीजिए आपने पहली जून को पैसा निकाला, तो फिर अब आपके पास कितना रहेगा समय, तब आपके पास 10 महीने रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चीज़ें मेंशन करनी है कि जब जितनी तारीख को भी आप पैसे निकाल रहे हैं, उसके बाद कितना साल भर में कितना टाइम बचेगा, मंथ्स में आपको मेंशन करना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जो पीरियड रहने वाला है और जो अमाउंट रहने वाला है, अमाउंट को पीरियड के साथ आप गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है, इसका बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए। सम ऑफ प्रोडक्ट, जितना भी आपका ये सम आने वाला है ऊपर, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, जो भी आपका ये प्रोडक्ट का टोटल आने वाला है, इसको आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, इनटू टाइम दिया जाएगा, कि मतलब कितने समय के लिए आपको निकालना है, 5 महीने 6 महीने, जो भी आपको टाइम दिया गया। ठीक, आगे चलते। बाय एवरेज पीरियड मेथड, शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग आईओसी। एवरेज पीरियड मेथड में क्या लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। देखिए शॉर्टकट मेथड इसका है, यही आपको सीखना है। अगर ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म रहने वाला है, मतलब हर महीने 2000 निकाल रहा है, 4000 निकाल रहा है, और सेकेंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, या फिर जब भी 2 बार पैसे निकाले जा रहे हैं उसके बीच का जो समय है वो यूनिफॉर्म है। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। देखिए अब देखिए एवरेज पीरियड हमें कैसे निकालना है। एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2 करना है, और आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा वहाँ पे कि कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर हर महीने की हम बात करें, ठीक है, हर महीने की, देखिए एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद कर लेना है, और यही एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये कौन सी किस चीज़ पे ये काम करेगी, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। हम ड्राइंग से क्वेश्चन करेंगे तब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, आप परेशान मत होइएगा अगर अभी आपको कोई भी डाउट आ रहा है। अगर देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आप राम या श्याम की बात करते हैं, राम 2000 रुपये हर मंथ निकालना है, हर मंथ के बिगिनिंग में निकालना है, या हर मंथ के मिड में निकालना है, या हर मंथ के महीने के आखिरी डेट में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा आपसे, और हर महीने निकालना है या हर क्वार्टरली निकालना है। ठीक है, 1/4 पार्ट में निकालना है। ठीक है, 1/4 मतलब 12 महीने, हर तीसरे महीने निकालना है, उसे क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, हर 6 महीने पे निकालना है, या फिर 9 मंथ्स पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको बस ये जो टाइम पीरियड है ना, 6.5, 7.5, 3.5, 5, 6, 6, 3, 4.5, 5.5, 4.5, 2.5 और 4, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। तो इस टेबल को कहीं पे आप नोट कर लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर बात करेगा कि हर महीने की शुरुआत में, तो आपको 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हर महीने के मिड में तो 6, और हर महीने के एंड में तो 5.5। वैसे ही क्वार्टरली के लिए 7.5, 6 और 4.5। ये आप टेबल नोट कर लीजिए, और इसका यूज़ किस तरीके से करना है जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम ध्यान से देखेंगे। और ये पार्ट निकाला किस तरीके से गया है,
ये इस फॉर्मूले की तरफ से मदद से मैं निकाला। इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये टेबल याद में रखना है और बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको इस टाइम पीरियड को निकालने के बाद आपको फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे IOD निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो जो भी मान लीजिए 20,000 रुपये हमने अगर टोटल अमाउंट विड्रॉ करा है, मैंने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना इंटरेस्ट पड़ा, तो 20,000 रुपये निकाल लो, 6% का रेट दिया गया है, 6/100 करेंगे और फिर टाइम बाय 12। मान लीजिए कि वो प्रत्येक हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 6.5 लिखा है, तो 6.5/12 कर देना है। मान लीजिए कि अगर वो ये एवरी क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है, तो यहाँ पे 6.5 की बजाय हम क्या मेंशन कर देंगे 7.5 मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, आप बस ये टेबल नोट डाउन करके रखिए। आगे देखते हैं हम कमीशन। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कुछ कमीशन की, इसे भी आपको पेपर में कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए, चैप्टर में बहुत बार पूछा जाता है। तो कमीशन एज परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए जब टर्म आएगा बिफोर और आफ्टर, ये दो टर्म्स हैं जिसे आपको बहुत ध्यान में रखने वाला है। जब कभी भी बिफोर कमीशन की बात करेगा तो चीज़ें बहुत नॉर्मल चलने वाली हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कहेगा 10% निकालना है आपको, ठीक है, और ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का केस है, और आपको 1 लाख के जो आपका 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, 1 लाख रुपीज़ का जो नेट प्रॉफिट है, इस पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है और आपको 10% इंटरेस्ट देना है। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख का 10% जो कि 10,000 रुपये होगा, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर जब आफ्टर मेंशन होगा तब आप क्या करेंगे, आफ्टर वाले केस में आप रेट अपॉन 100 शिफ्ट नहीं करेंगे, आप करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब रेट यहाँ पे कितना था, रेट यहाँ पे 10 था, ठीक है, रेट यहाँ पे 10 था, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 110 लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए रेट आपका 20% होता तो और आफ्टर वाला केस होता तो क्या हो जाता है, इंटू 20/120। इसी तरीके से 30 होता तो 30/130, 15 होता तो 15/115 सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से चलेगा। तो आफ्टर वाले केस में 100 रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है, बिफोर वाले केस में सिर्फ रेट बाय 100 होता है, ठीक है। फॉर्मूला आप ऊपर लिखेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं और अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म इज कंटेन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको पता होना चाहिए, जितने सारे कानून नियम हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं, ठीक है। कब फोर्स में आया था, ये कब से अप्लाई हो गया था, तो 1 डे ऑफ अक्टूबर में ये 1932 और 1 10/1932 दिस वे यू कैन लर्न, ठीक। इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप किसी भी माइनर पार्टनर के साथ में फॉर्म नहीं करी जा सकती है, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप अ माइनर कैन बी एडमिटेड। बट जब पार्टनरशिप फॉर्म हो जाए एक बार मेजर पार्टनर्स के साथ में, मतलब जिनकी आयु 18 से वर्ष ऊपर है, उनके साथ में अगर एक बार पार्टनरशिप फॉर्म हो जाए तब एक माइनर को एडमिट करा जा सकता है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, जो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स बताए गए हैं, ठीक है, सेक्शन 464 में ये चीज़ मेंशन है, 464, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 द नंबर ऑफ पार्टनरशिप जो मैक्सिमम होने चाहिए लिखा हुआ है, इन एनी एसोसिएशन शुड नॉट एक्सीड 100, बट डूब जाइएगा यहाँ पे। हाउएवर द रूल्स गिवन अंडर द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 ये कहता है कि 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपसे पुट ऑन हो सकता है, ध्यान से इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगला, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर नहीं, ठीक। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, इट मीन्स इट इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड वेयर एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होती है और प्रॉपर वे में स्टैम्प होती है, कोर्ट में उसे प्रेजेंट करा जाता है। बल्कि पार्टनरशिप, यहाँ तक कि अगर हम दूसरी तरफ बात करें पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, ये आपको पता है, अभी ऊपर मैंने बात करी थी 6% के हिसाब से, सेक्शन 13 सब सेक्शन डी में इसे प्रोवाइड करा जाएगा। फर्म डज नॉट हैव लीगल एग्जिस्टेंस apart from its member, therefore a partnership firm not a person in the eyes of law except under section 2(3) of the Income Tax Act 1961.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है फर्म के पास कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। देयरफॉर अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। एक पार्टनरशिप फर्म को एक लीगल पर्सन नहीं माना गया है कानून की नज़र में, तो कोई भी लाइबिलिटी होगी तो उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर नहीं होगी, पार्टनरशिप जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर वो लाइबिलिटी अराइज होगी। मतलब पार्टनर्स को वो पैसा पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स भाग नहीं सकते हैं यहाँ से, ठीक है। रेंट पेड टू अ पार्टनर्स, इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन्स, और ये सारी चीज़ें भी हमने बात की थी, ये सारी चीज़ें क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस तो 6% के हिसाब से दिया जाएगा और प्रॉफिट को बराबर बांटा जाएगा, ठीक। गारंटी जो भी पार्टनर देगा, ठीक है, और जितना भी गारंटीड अमाउंट करा होगा, मान लीजिए ए ने बी को कुछ गारंटी करा कि तुम्हें 50,000 से नीचे प्रॉफिट सालाना नहीं मिलेगा और उसको 45,000 अभी तक आ रहा है, तो 5,000 की डेफिशिएंसी जो होगा वो कौन बियर करेगा, मिस्टर ए बियर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इट इज प्रीजम्ड दैट ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव गिवन सच गारंटी इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गारंटी जो होती है वो जनरल, अगर मैं जनरली बात करूं तो अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स पे करते हैं, ठीक है। In the absence of any instructions, the partner's capital account should be prepared on the basis of fluctuating capital method. Very important point. देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है सही तरीके से वहाँ पे, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग करेंगे। मतलब सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा लेक्चर। कैसा लगा आपको लेक्चर ये ज़रूर बताइएगा, और आगे की सीरीज़ फॉलो करिए, वहाँ पे हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइपोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं।